नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सच पूछिए तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं बांट देता है। सवाल ये है कि आखिर कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं और दूसरे इतने गरीब क्यों रह जाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, लेकिन इसने दशकों से दुनिया के सबसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और थिंकर्स को उलझा रखा है। अच्छा, इस सवाल की तह तक जाने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है विकास, यानी डेवलपमेंट। अब देखिए, विकास का मतलब सिर्फ पैसा या जीडीपी नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी समाज की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालत को सुधारना, ताकि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, दुनिया भर में कई नए नए देश आजाद हो रहे हैं, सब में एक उम्मीद है, एक जोश है। और ठीक उसी वक्त इस बड़े सवाल का पहला और शायद सबसे होपफुल जवाब सामने आया। इस जवाब का नाम था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी आधुनिकीकरण का सिद्धांत। और इसका आइडिया ना बड़ा सीधा साधा था। ये थ्योरी मानती थी कि जितने भी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल समाज हैं, वो पश्चिमी देशों के नक्शे कदम पर चल के आधुनिक यानी मॉडर्न बन सकते हैं। ये एक तरह से कामयाबी का एक बना बनाया फॉर्मूला था। अब इस सिद्धांत के पीछे कुछ बहुत मजबूत मान्यताएं थीं, जैसे कि ये जो विकास का प्रोसेस है वो बिल्कुल सीधा है, एक के बाद एक स्टेज आता है और आखिर में सारे समाज एक जैसे ही बन जाएंगे, मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज जैसे। इसे कई लोगों ने अमेरिकनाइजेशन की प्रक्रिया भी कहा। और हाँ, ये भी माना जाता था कि एक बार ये विकास शुरू हो गया तो इसे कोई रोक नहीं सकता, और जो पुरानी परंपराएं और मान्यताएं हैं वो तो असल में विकास के रास्ते का रोड़ा है, जिन्हें हटाना ही पड़ेगा। इस पूरे आइडिया को सबसे अच्छे से अगर किसी ने समझाया तो वो थे वॉल्ट रोस्टो। उन्होंने अपना एक बड़ा मशहूर मॉडल दिया, 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उनके हिसाब से हर देश को इन 5 पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। पारंपरिक समाज से शुरू होकर टेक ऑफ के लिए तैयारी करना, फिर तेजी से विकास यानी टेक ऑफ, उसके बाद एक परिपक्वता का दौर, और आखिरी में आता है हाई मास कंजम्पशन का दौर, मतलब वो स्टेज जहां लोग सिर्फ जरूरतें ही नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी चीजें खरीदते हैं। तो रोस्टो ने विकास को कैसे देखा? बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, जैसा कि यहाँ देख रहा है। उनका मानना था कि हर देश इस सीढ़ी पर एक एक कदम करके ऊपर चढ़ सकता है। बस करना क्या है, पश्चिमी देशों से मदद लेनी है, उनके तरीके अपनाने हैं, और बस कोई भी देश अमीर बन सकता है। कितना आसान लगता है ना? लेकिन क्या दुनिया सच में इतनी सीधी है? क्या ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है? 1960s आते आते एक बिल्कुल अलग, एक रैडिकल सोच सामने आई, और इस सोच ने आधुनिकीकरण के इस पूरे होपफुल आइडिया पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और इन दोनों नजरियों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस बात में है कि गरीबी की जड़ कहाँ है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती थी कि प्रॉब्लम देश के अंदर है, उसकी पुरानी सोच, उसके पुराने तौर तरीकों में। लेकिन ये जो नई थ्योरी आई, उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम अंदर नहीं बाहर है, पूरे ग्लोबल सिस्टम में ही खोट है। और इस नई थ्योरी का नाम था डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी निर्भरता का सिद्धांत। इसका तर्क बड़ा जबरदस्त था। इसने कहा कि असल में दुनिया का सिस्टम ऐसा बना है कि पैसा और संसाधन हमेशा गरीब देशों यानी पेरिफेरी से निकलकर अमीर देशों यानी कोर की तरफ बहते हैं, और इस पूरे खेल में कोर देश तो और अमीर होते जाते हैं, लेकिन पेरिफेरी देशों की कीमत पर। इस थ्योरी के एक बहुत बड़े थिंकर थे आंद्रे गुंडर फ्रैंक। उन्होंने तो इसे और भी साफ और कड़े शब्दों में कहा था। उनका कहना था, विकसित पश्चिम ने उन्हें जानबूझकर अविकसित रखा है, उन्हें निर्भरता की हालत में बनाए रखा है। मतलब साफ था, गरीबी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है। इसे समझने का एक और तरीका है, जरा इस मॉडल को देखिए। इसमें अमीर देश एक मेट्रोपोलिस यानी एक बड़े शहर की तरह हैं, और गरीब देश उसके सैटेलाइट्स यानी उपग्रह हैं। अब होता क्या है, सारा कच्चा माल, सारी दौलत इन सैटेलाइट्स से खींचकर मेट्रोपोलिस की ओर चली जाती है, और नतीजा, गरीब देश हमेशा के लिए अमीर देशों पर निर्भर होकर रह जाते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो टूटता ही नहीं। तो अब तक हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, है ना? एक कहानी कहती है कि कमी देश के अंदर है, दूसरी कहती है कि पूरा ग्लोबल सिस्टम ही खराब है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर एक तीसरा नजरिया सामने आया, जिसने इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया। ये थी वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी। इसके सबसे बड़े प्रस्तावक थे इमैनुअल वॉलस्टीन, और उनका कहना था कि रुकिए,
आप लोग गलती कर रहे हैं। हमें अलग अलग देशों को नहीं देखना चाहिए। असल में ये पूरी दुनिया एक सिंगल इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है। एक ही मशीन है जिसके अलग अलग पुर्जे हैं और हर पुर्जे का काम बटा हुआ है। तो वॉलरस्टीन ने इस ग्लोबल सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा। सबसे ऊपर है कोर, यानी वो देश जहां सबसे ज्यादा मुनाफा बनता है। सबसे नीचे है पेरिफेरी, वो देश जिनका शोषण होता है, जिनसे कच्चा माल और सस्ती लेबर ली जाती है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है, सेमी पेरिफेरी। ये देश बीच में फंसे हैं। कोर देश इनका शोषण करते हैं और ये पेरिफेरी देशों का शोषण करते हैं। ये एक तरह से सिस्टम के स्टेबलाइजर हैं। अब यहाँ देखिए, ये चीज और साफ हो जाती है। कोर में आपको अमेरिका, जापान जैसे देश दिखेंगे। सेमी पेरिफेरी में चीन, इंडिया, मेक्सिको जैसे देश हैं जो खुद तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ग्लोबल सिस्टम में एक मिडलमैन की भूमिका में हैं। और फिर पेरिफेरी में हैती और वियतनाम जैसे देश हैं जिनका मुख्य काम कच्चा माल और सस्ती लेबर देना है। तो इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी देश का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो इस बड़े से ग्लोबल सिस्टम में कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो हमने 3 अलग-अलग थ्योरीज की बात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबों की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक बार फटाफट इन तीनों को साथ में रखकर देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि विकास का एक ही रास्ता है और गरीबी की वजह देश की अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं। इसके ठीक उलट डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि नहीं, पूरा सिस्टम ही अमीरों के फायदे के लिए बना है और वो गरीबों का शोषण करते हैं। और फिर आती है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, जो कहती है कि ये सब एक ही ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, बस सबकी भूमिका अलग अलग है, कोर, पेरिफेरी या सेमी पेरिफेरी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इनका असर हमारी दुनिया पर सीधा पड़ता है। दुनिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी, इंटरनेशनल एड किसे और कैसे मिलेगी, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ट्रेड डील्स होते हैं जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं, उन सब के पीछे यही थ्योरीज काम कर रही होती हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी बड़ी संस्थाएं जिस थ्योरी पर यकीन करती हैं उसी के हिसाब से वो अपने फैसले लेती हैं। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं, किसी देश की किस्मत का फैसला कौन करता है? क्या वो देश खुद अपनी तकदीर लिखता है या फिर उसकी तकदीर उस ग्लोबल सिस्टम में लिखी जा चुकी है जिसका वो बस एक छोटा सा हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।